स्वामी प्रसाद मौर्य क्या समाजवादी पार्टी के लिए सिर दर्द बन चुके हैं या फिर वो लिखे लिखाए स्क्रिप्ट को पढ़ते रहते हैं? क्योंकि बीजेपी ने स्वामी मौर्य के विवादित बयान के साथ ही उसके पीछे के मकसद पर भी हमला बोला है, तो अब अखिलेश से लेकर डिंपल यादव तक ने स्वामी मौर्य के बयान से दूरी बना ली है। दरअसल स्वामी मौर्य ने कहा हिंदू धर्म नहीं बल्कि धोखा है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा धर्म जाति पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। वहीं डिंपल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। स्वामी के बयान से समाजवादी पार्टी का मतलब नहीं, पार्टी का उनकी राय से लेना देना नहीं है। अब ऐसे में जब अखिलेश और डिंपल दोनों स्वामी मौर्य के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, फिर स्वामी मौर्य को पार्टी में रखना जरूरी है या फिर नहीं? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं है और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सनातन को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। हिंदुत्व और सनातन पर चोट करने वाले स्वामी मौर्य एक बार फिर विवादों में आ चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने हिंदू को धोखा बता दिया और पार्टी अध्यक्ष की नसीहत को भी मानने से इनकार कर दिया है। स्वामी मौर्य ने न सिर्फ हिंदू पर सवाल खड़े किए बल्कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भी सियासी चोट करने से बाज नहीं आए और 100 करोड़ सनातनियों का अपमान कर दिया। राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म को तो उसने मजाक बना दिया है। धर्म को तो वोटों के लिए इस्तेमाल करती है। धर्म के लिए हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार-तार कर रही है। यही जातवाद है, यही छुआछूत है, यही ऊंच नीच है, यही धर्म के नाम पर भेदभाव है, यही धर्म के नाम पर धोखा है। और इसलिए अगर सही मायने में धर्म होता और सही मायने में ये इससे किसी की भावना आत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी लोग चुनौती। ये स्वामी मौर्य नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। ये खास वोट बैंक को नहीं बल्कि अखिलेश के अगड़ा दाव को भी पीछे धकेल चुके हैं और उस राह पर चल दिए हैं जो 24 में समाजवादी पार्टी को ले डूबने के लिए काफी है। तभी तो अब अखिलेश के बाद डिंपल यादव ने भी स्वामी मौर्य के विवादित बयानों से मुंह मोड़ लिया है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं है और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत समाजवादी पार्टी के लिए फिट बैठती है और इसे फिट किसी और ने नहीं बल्कि 24 में सपा का बेड़ा गर्क करने वाले स्वामी मौर्य ही हैं, जिस पर अब बीजेपी भी हमलावर है। सारे लोगों की पीड़ा है। ये अब किसी जमाने में लीडर लगते थे अपने जात के लिए, लेकिन इनकी बातें, इनकी बोली, इनके अस्तित्व को खत्म कर दी। इनकी पार्टी को भी ये खत्म कर दिए। ये सपा में गए, अब सपा को भी इन्होंने खत्म कर दिया। आज अखिलेश जी इनके बयानबाजी से अब मुंह मोड़ लिए कि हाँ ये हमारी ऐसी बयानबाजी से, तो इससे पता चलता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिल्ली में एक अस्पताल है और वो बहुत ही सुंदर अस्पताल है और वहाँ इलाज बहुत अच्छा होता है। वो थोड़ा दिल्ली से दूर है, आगरा के पास है। इनको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बयान दे रहे हैं वो उनकी बुद्धिमता है, वो उनकी समझ है, पर मुझे तो बस यही लगता है कि प्रभु श्री राम उनको भी सद्बुद्धि देंगे और वो भी उनको सद्बुद्धि मिले और वो भी इस तरह के बयान ना दें, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी अध्यात्म और ध्यान साधना पूजा पाठ में विश्वास रखेंगे और थोड़ा सा भी ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये पूरी दुनिया जो है वो झूठ है, सच तो सिर्फ राम है। दरअसल बीजेपी को पता है कि कैसे हिंदुत्व की राह उनके लिए हर चुनाव में कारगर साबित हुई है। अगर 2019 के परिणाम को देखें तो 82% ब्राह्मणों ने बीजेपी के लिए वोट किया था। ब्राह्मण वोटों का 6% वोट कांग्रेस और 6% सपा बसपा गठबंधन के खाते में गया था।
वहीं 89% राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिया था। 5% राजपूतों ने कांग्रेस और 7% ने सपा बसपा को वोट दिया था। वैश्यों का 70% वोट बीजेपी के खाते में गया था। उनका 13% वोट कांग्रेस और 7% सपा बसपा गठबंधन के खाते में गया था। इन आंकड़ों से तस्वीर साफ हो जाती है कि कैसे बीजेपी को हिंदुत्व एजेंडा सूट करता है और विपक्ष के लिए चुनौती, और इसी चुनौती को कम करने के लिए अखिलेश यादव आंकड़ों की बात करने लगे। लेकिन स्वामी मौर्य ने एक बार फिर हिंदू और सनातन धर्म पर चोट से अखिलेश का प्लान चौपट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या से शुरू हुई सियासी लड़ाई अयोध्या पर ही खत्म होने वाली है, क्योंकि जो कभी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और मंदिर निर्माण के लिए थे, अब उनके मन में भी राम बसने लगे हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ सांसद अब भी विरोध की आवाज बुलंद करने में लगे हैं। डिंपल यादव ने कहा, न्योता मिलेगा तो जरूर अयोध्या जाएंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के ही सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि न्योता मिलेगा तब भी अयोध्या नहीं जाएंगे। डिंपल यादव ने जब कहा हमारे दिल में भी राम बसते हैं, तो दूसरी तरफ बर्क ने कहा मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल ने कहा हमें भी राम के पथ पर चलना चाहिए। तो बर्क ने कहा मस्जिद छीना गया वो वापस किया जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। अखिलेश यादव को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र दिया जाएगा। वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने दावा किया है। राम, काम और नाम, बीजेपी का वो हथियार जिससे 24 में फिर बेड़ा पार लगने वाला है। क्या ये काम वे लोग कर पाते जो लोग संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं? राम यानी राम मंदिर, काम यानी विकास और नाम यानी नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में विपक्ष के लिए इन ट्रिपल अटैक से बचने का एकमात्र सहारा अयोध्या है, जहां अब विपक्ष की भी नजर जा टिकी है। शिवपाल यादव न्योते के इंतजार में हैं, तो अब डिंपल यादव के मन में भी राम बसने लगे हैं। जो भारत का जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है। और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। केवल मंदिर, मस्जिद और मंदिर क्या भारतीय जनता पार्टी कहने से बंधा? ये कोर्ट के आदेश से बंधा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, हमारी सरकार होती तो हम भी बनाते। अगर हमारी नहीं होती, दूसरे की सरकार होती, उसे भी बनाना होता। तो मुझे क्या मंदिर में दर्शन करने जाओगे? हमने भारतीय जनता पार्टी का तो थोड़े। अगर निमंत्रण आएगा मैं परिवार के सब कार्यकर्ताओं को लेकर के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। कभी 2 सीट वाली बीजेपी जब राम मंदिर के मुद्दे पर सत्ता के शिखर पर पहुंच गई, तो अब वही मुद्दा फिर से अपनाया जा रहा है और श्री राम के द्वार से चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख से भी ऐतराज है। इस बार सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के दिन वो अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ करेंगे। उन्होंने पूरी ताकत से उस पर कब्जा कर लिया, तो ठीक है वो कर रहे हैं, पर हमारे तो शिरकत की आप बात कर रहे हैं। सिवाय उस दिन अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। यह है समाजवादी पार्टी का डबल स्टैंड, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता ने साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी को न्योता ही नहीं मिलना चाहिए।
तो किसी का कहना है कि अगर न्योता नहीं मिला तो भी रामलला के दर्शन कर प्रायश्चित करना चाहिए। देखो, एक बात आपको समझना चाहिए कि कई लोगों ने जो विदेशी आक्रमणकारी है उसके अपराधों और उसके क्रिमिनल कम्युनल करतूत को सुरक्षा देने का भी काम किया था और किया है। तो अभी इनविटेशन आता है तो नहीं आता तो बाद में भी जाकर के प्रायश्चित का एक मौका है। स्वामी प्रसाद जैसे लोग तो केवल मोहरा हैं, इसके पीछे एक मास्टरमाइंड यदि कोई है तो अखिलेश यादव और सोनिया गांधी जैसे लोग हैं। यही कारण है कि इंडी गठबंधन की ओर से लगातार हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए बयान दिलाए जा रहे हैं। इस प्रकार से आज फिर यह बात कही गई है। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि तत्काल अखिलेश यादव के ऊपर एक FIR करें, FIR करके ही और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कराएं। साथ ही साथ मैं इलेक्शन कमीशन से भी यह मांग कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान में ले और समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगाए। मतलब 24 की कहानी एक बार फिर घूम फिर कर राम मंदिर के इर्द गिर्द है, जिसमें बीजेपी का स्टैंड तो क्लियर है, लेकिन विपक्ष अब भी इसी कंफ्यूजन में है कि राम के दर जाना है या नहीं, और अगर चले गए तो कहीं बीजेपी इसे मुद्दा न बना ले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश को अगले 2 साल में 9 नए एयरपोर्ट मिलने वाले हैं, लेकिन उसी हवाई अड्डे पर यूपी की सियासत में बात हवाई होने लग गई है। क्योंकि जब बदायूं में केशव मौर्य ने एयरपोर्ट बनाने की बात कही तो समाजवादी पार्टी ने उससे हाथों हाथ ले लिया और केशव मौर्य के बयान पर सोशल बयानबाजी शुरू कर दी। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा बस अड्डा तो दिया नहीं, बात हवाई अड्डे की कर रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए केशव मौर्य ने कहा अखिलेश यादव इन दिनों बहुत उखड़े से हैं। वहीं जब अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को नहीं बीजेपी को हवाई अड्डा चाहिए, तो केशव मौर्य ने अखिलेश के पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता दिया। और जब सपा अध्यक्ष ने कहा बीजेपी के झूठ की उड़ान के लिए जरूरत हवाई अड्डा जरूरत नहीं जरूरी हो गई है, केशव मौर्य ने कहा जब सैफई में हवाई अड्डा बना तो बदायूं में क्यों नहीं। यानी एक बार फिर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने आ चुके हैं। रोडवेज की साथ बहुत समस्या आ रही है। जय माता दी। आप बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अरे आप जनता का तो कम से कम मजाक मत उड़ाइए, विकास का कार्य कर नहीं सकते। योगी का उत्तर प्रदेश देश को संदेश दे रहा है, विकास के नए आयाम छू रहा है और तरक्की के नए पंख लग रहे हैं। क्योंकि जो 2017 से पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है, योगी सरकार में हो रहा है। और कुछ ऐसा ही दावा जब केशव मौर्य ने किया तो समाजवादियों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। रोडवेज की साथ बहुत समस्या आ रही है। जय माता दी। आप बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। हवाई अड्डा नहीं था, बस अड्डा बनवा दो। रोडवेज। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बस स्टैंड ही नहीं बल्कि बदायूं में एयरपोर्ट का भी निर्माण होगा, जिस पर चुटकी लेते हुए अखिलेश ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा भाजपाई बस अड्डा तो नहीं दे पा रहे और वादा हवाई अड्डे का कर रहे हैं। सच तो ये है कि आम जनता को नहीं बल्कि भाजपा नेताओं को एक हवाई अड्डे की जरूरत है, जहां से वो अपने झूठ की उड़ानें भर सके। जनता का मजाक उड़ाना निंदनीय है। बदायूं की जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। अखिलेश यादव के इस बयान पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी करारा पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ही जवाब में लिखा जिस दिन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव ने शपथ ली है, सपा बहादुर अखिलेश यादव का पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदस्य बहुत उखड़े हैं। सैफई हवाई अड्डा बन सकता है तो बदायूं में क्यों नहीं। यानी केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच एक बार फिर ठन चुकी है, जिसकी आवाज अब चुनावी मैदान में भी सुनाई देने लगी है। केशव प्रसाद मौर्य जी को वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको जनता की जो मांग करती है उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। उन्होंने बस अड्डा मांगा, कह रहे हम आपको हवाई अड्डा दे देंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अरे आप जनता का तो कम से कम मजाक मत उड़ाइए, विकास का कार्य कर नहीं सकते, कोई रोजगार आप दे नहीं सकते, महंगाई आप रोक नहीं सकते, सरकार में आपकी पूंछ कहीं है नहीं, आपको कोई पूछता है नहीं, तो आप सिर्फ इस तरह हवा में बातें छोड़िए तो फिर आप खिसिया जाते हो तो जाति धर्म की बातें करने लगते हो। हालांकि जब बात हवाई अड्डों की हो रही है तो यूपी में कब कितने एयरपोर्ट बने इसे भी जानना जरूरी हो जाता है। पिछले 9 साल में एयरपोर्ट की संख्या 6 से 9 हो गई। अगले 2 साल में 9 और नए एयरपोर्ट मिलने वाले हैं।
इसी महीने अयोध्या एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा। उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या 18 हो जाएगी। मतलब साफ है, योगी सरकार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है। और जब सरकार के डिप्टी सीएम बदायूं तक को नए एयरपोर्ट की बात कहते हैं, तो विपक्ष को इसमें भी सियासत नजर आने लगती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और यादव परिवार के बीच में अब जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो गई है। बदायूं के मामले में जब उप मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे की बात कही थी, तो उस पूरे मामले को अखिलेश यादव ने न सिर्फ ट्वीट किया था, बल्कि उनके पूरे परिवार के लोग उप मुख्यमंत्री के ऊपर लगातार राजनीतिक कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर से कहा है कि मध्य प्रदेश में यादव बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब पीडीए के पैर उखड़ गए हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी अब अपने ही बुने जाल में फंसने लगी है, या फिर 24 के चुनावी रण में सोशल मीडिया से ही बयानबाजी करते रह जाएंगे, जिसका परिणाम पिछले चुनाव में भुगत चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडी गठबंधन को बूथ पर घेरने के लिए अब बीजेपी ने सियासी चक्रव्यूह की रचना कर दी है, जिससे 1,65,000 संगठनात्मक बूथों को और मजबूत किया जा रहा है। और बीजेपी के 24 विभागों की जिम्मेदारी तय की जा रही है, जो शहर से गांव तक और फ्लैट से झुग्गी झोपड़ी तक डोर टू डोर दस्तक देंगे। साथ ही विपक्ष की नकारात्मक राजनीति से जनता को अवगत कराएंगे। आपको इसी पर दिखाते हैं खास रिपोर्ट। बीजेपी का 24 वाला वॉर रूम तैयार हो चुका है। यूपी में 80 सीटों पर जीत का फॉर्मूला मिल गया है। बैक टू बैक दिल्ली से यूपी तक मंथन और चुनावी चिंतन, जिसमें बूथ को और मजबूत करने पर फोकस किया गया है। और उन 24 विभागों को भी जिम्मेदारी मिल गई है, जो अब झुग्गी झोपड़ी तक प्रचार प्रसार का जिम्मा संभालेंगे। दरअसल यूपी में 1,65,000 संगठनात्मक बूथ हैं। उत्तर प्रदेश में 1,430 के करीब मंडल हैं। अब बीजेपी के सभी 24 विभाग बूथ स्तर पर टीम गठित करेगी। बीजेपी हर बूथ पर विपक्ष के सवालों का जवाब देगी। यानी उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े बड़े चेहरे इस अभियान को और धार देने के लिए जमीन पर उतरने वाले हैं। सीएम योगी से लेकर भूपेंद्र चौधरी तक अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं और घर घर दस्तक देने के लिए कमर कस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में, पदाधिकारियों की बैठक में अभी लोकसभा के चुनाव की तैयारी के सिलसिले में जो कार्य योजना बनी है, उस कार्य योजना को लेकर हम लोग नीचे तक जाएंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में आज ये बैठकें हैं। हम कल भी बैठेंगे। आज मोर्चों की, प्रकोष्ठों की, विभागों की बैठक है। पूरा संगठन पूरी ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव में। जिस बूथ मजबूत अभियान के तहत बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में डंका बजाया, 2019 के लोकसभा चुनाव में झंडा गाड़ा, उस बूथ मजबूत अभियान के तहत 24 के रण में भी बीजेपी दम दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में आज एक अहम बैठक आयोजित हुई। आप देख सकते हैं इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम दूसरे पदाधिकारी मौजूद हैं। दरअसल इस बैठक में मंथन किया गया, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के विभाग हैं, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, उन प्रकोष्ठों और विभागों के जो संयोजक हैं, उनको इस बैठक में बुलाया गया था। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संबोधित किया और सीधे तौर पर ये निर्देश दिए कि अब सभी विभाग और सभी जो प्रकोष्ठ हैं, उनकी बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाई जाए। बीजेपी ने बाकायदा जिला, क्षेत्र और प्रदेश स्तर पर सशक्त बूथ और सशक्त मंडल अभियान की एक स्पेशल टीम तैनात की थी, जो इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रही है। तो वहीं अब बीजेपी के सभी 24 विभाग और 22 प्रकोष्ठों की बूथ स्तर पर टीम गठित होगी, जिसके पास डोर टू डोर कैंपेन करने का जिम्मा होगा और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर लाखों युवाओं के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर है। आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे युवाओं को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने युवाओं की मांग को मान लिया है और इसके तहत अब यूपी पुलिस भर्ती में युवाओं को उम्र में 3 साल तक की छूट दी जाएगी। और इस संबंध में आदेश
जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के लिए 3 साल आयु सीमा बढ़ाई गई है। युवाओं की मांग पर सीएम योगी ने यह संज्ञान लिया है। समान वर्ग पुरुष के लिए अधिकतम उम्र 25 साल होगी। समान वर्ग महिला के लिए 28 साल तक की उम्र होगी। आरक्षित वर्ग के लिए भी 3 साल की उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। और भर्ती के विज्ञापन में पहले पुरुषों की उम्र सीमा 22 साल थी। महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र 25 साल थी। यूपी पुलिस में सिपाहियों के 60,244 पदों की अब भर्ती होगी। भर्ती के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। तो वहीं पर इस फैसले के बाद सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा है, युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। रहा था कि उन्होंने अभ्यर्थी के लिए मौका दिया है और उसके लिए अभ्यर्थी बहुत सारे जो उम्र से निकल चुके थे उनके लिए ये आखिरी चांस होगा और वो अपने जीवन को और अपनी जीविका को अच्छी बढ़ोतरी के लिए करेंगे। तो उसके लिए धन्यवाद सरकार। दुकानदार पहले जो युवा साथी कोरोना काल में किसी कोरोना की वजह से छूट गए थे, उनकी उम्र निकल गई थी, सरकार ने उनके लिए सोचा और मुझे लगा ये सरकार ही ऐसी है जो सोच रही। इन्होंने सोचा, युवाओं के लिए भी सोचा, उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। परिवार में जो जिनकी आज छूट गई थी उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। बहुत अच्छी पहले साल तक है भाई, 22 साल थी, सरकार ने 25 कर दी। हम तक ये आदमी जवान पुलिस में या आर्मी में हम तक की भर्ती हो सके। ये 35-40 साल का भी कहने लगा नहीं मैं भी गुरे है क्या, तो उसका तो कालों समाधान होगा। 25 साल तक ठीक है, 3 साल की जो छूट दी सरकार ने बढ़िया दी यार, मिलनी चाहिए थी। रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।